हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका इस डिजिटल क्लास में। आज अपना विषय रहेगा सिंचाई परियोजना वाला। राजस्थान की जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं अपन इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बातें क्या हैं? वैसे एक तो शब्द है सिंचाई, तो सिंचाई का मतलब आप सब जानते हैं, कृत्रिम रूप से जो फसलों को पानी दिया जाता है वो सिंचाई है। अब विषय हैं ये सिंचाई वाला, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़ेंगे आगे हम। तो एक तो हो गया सिंचाई के माध्यम या साधन, इसमें उनका वर्गीकरण हो जाएगा। आगे देख ही रहे हैं ये। और जैसे नहरें हैं या अलग अलग अपने यहाँ की जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं वगैरह हैं उनके बारे में सारा कुछ हमें पढ़ना है यहाँ। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, साधन और एक मतलब कि माध्यम कह लो या साधन। तो ये एक छोटा सा एक यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है आपके सामने, जिसमें इधर लिखा हुआ नलकूप 42%, नहर 30%, कुएँ 24 और तालाब 1%, है ना। तो ये ऐसे समझेंगे आप। नलकूप का मतलब आप जानते हैं ट्यूबवेल। और कोई अगर मतलब राजस्थान जीके में जैसे अपना एसटीसी लेवल का प्रश्न बन सकता है एक, कि किस माध्यम से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो वो नलकूप है, आपको ध्यान रखना है। 42% टोटल, जैसे 100 बीघा ज़मीन है तो उसमें से 42 यानी कि 42 बीघा ज़मीन है वो नलकूप के द्वारा पिलाई जाती है, सिंचाई की जाती है उसकी। फिर नहरों से 30% है, दूसरे नंबर पे आ गया ये। कुओं से तीसरे नंबर पे 24 और तालाब से 1%। अब एक तो ये हो गया, जैसे इनका आरोही अवरोही क्रम अगर आएगा तो आप ध्यान रख लेंगे। नलकूप सबसे नंबर 1 है, फिर नहर है, फिर कुएं और फिर तालाब। एक प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि नलकूप से किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो फिर आपको ध्यान रखना है जयपुर। जयपुर नलकूप आप ध्यान रखेंगे, या JPR लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको ये समझना है जयपुर हो गया ये। फिर नहर से सब सर्वाधिक सिंचाई जो कुल क्षेत्रफल है उसका परसेंटेज में सबसे ज़्यादा देखें तो किस जिले में है, तो वो श्रीगंगानगर है। कुएं और नलकूप दोनों में जयपुर का नाम है, तो यहाँ भी वापस से रिपीट है जयपुर, यानी नलकूप और कुएं दोनों में नंबर 1 है जयपुर। और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है अपने भीलवाड़ा जिले में। जैसे तमिलनाडु देश में सबसे ज़्यादा तालाब से मतलब तालाबों से सिंचाई होती है, ऐसे अपना राजस्थान में अपना भीलवाड़ा है। तो आप याद रख लेंगे, लगभग 1% हिस्सा टोटल जो राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं हैं या माध्यम है सिंचाई के, उनमें तालाबों का योगदान है। और भीलवाड़ा में आप जानते हैं जैसे मेजा है, हर जगह जहाँ भी बड़े बांध बने हुए हैं, तालाब टाइप के बांध बने हुए हैं, उन पर छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं और वहाँ से सिंचाई होती हैं। तरेड़ी हैं, इधर जसवंतपुरा है, इधर एक अपना देवली बांध है, फिर भीलवाड़ा के पास में ही मेजा है। अगर उसमें भी पानी की मात्रा अगर ठीक ठाक रहती है तो वो नहरों के द्वारा सिंचाई में काम में लिया जाता है पानी। तो तालाब से सिंचाई में अपना भीलवाड़ा। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। इस सारणी को वैसे समझ गए होंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप नोट्स जब बनाएंगे तो उसमें अच्छे से नोट करके रखें और एक दो बार रिविजन करें ताकि ये याद हो जाए आपको, क्योंकि प्रश्न बन सकता है वहाँ से। फिर बात करते हैं सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब जैसे बड़ी सिंचाई परियोजनाएं या छोटी हैं तो उनको किस लैंग्वेज में, किस टाइप में अपन डिवाइड वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। तो एक हो गया लघु सिंचाई परियोजना, इसको आप ऐसे समझेंगे, 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक की भूमि जिस सिंचाई परियोजना से सिंचित की जाती है वो लघु सिंचाई परियोजना में आएगा, यानी कि मैक्सिमम 2000 हेक्टेयर तक। फिर 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक की सिंचाई जिस परियोजना से होती हैं, जो भी सिंचाई परियोजना उससे, तो उसको अपन मध्यम सिंचाई परियोजना कहेंगे। और 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर भूमि है वो उसके मतलब क्षेत्र में आती हैं, वहाँ सिंचाई की जाती हैं, तो फिर वो बृहद सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं। तो 3 प्रकार की परियोजनाएं हो गई अपनी, लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई और बृहद सिंचाई परियोजना। ठीक है। और सिंचाई में सर्वाधिक योगदान है वो स्वाभाविक सी बात है लघु सिंचाई परियोजना का है, क्योंकि इनकी जो संख्या होती है इतनी ज़्यादा होती है कि फिर वो जो मध्यम और बृहद सिंचाई है उससे काफ़ी आगे चला जाता है मामला। तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है अपना कि सिंचाई, राजस्थान की सिंचाई में निम्न में से कौन सा जो प्रोजेक्ट है, कौन सी परियोजना है जिसका योगदान सर्वाधिक है। तो आप ध्यान रखेंगे लघु सिंचाई परियोजना। माध्यम वाला पूछेंगे उस समय नलकूप है, और जब ये सिंचाई परियोजनाओं के वर्गीकरण की बात आएगी उस समय लघु सिंचाई परियोजना सर्वोत्तम है। आगे बात करते हैं। अब एक शब्द आ रहा है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे एक सिंपली शब्द होता है सिंचाई परियोजना और एक शब्द आता है बहुउद्देशीय। तो बहुउद्देशीय का मतलब ऐसे समझेंगे, जैसे सिंचाई परियोजना है तो उसका जो पानी है उस परियोजना का सीधा सीधा केवल सिंचाई में उपयोग होता है। बहुउद्देशीय में सिंचाई के अलावा अन्य काम, जहाँ पर जैसे एक हो गया अपना सिंचाई के अलावा जो काम है उसमें पेयजल सबसे मुख्य है। राजस्थान में स्थितियाँ थोड़ी विकट हैं तो उस हिसाब से
पेयजल में यूज़ किया जाता है। पेयजल के अलावा जैसे उद्योग हैं तो उद्योगों को भी सप्लाई की जाती हैं, कुछ जगह तो उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है, या मत्स्य पालन वगैरह और भी जो जल से जुड़ा हुआ जो भी मामला है वो उससे कनेक्टेड है, तो वो बहुउद्देशीय परियोजना हो जाएगी। अब इसमें क्या है, वे परियोजनाएं जिनके उद्देश्य दो या दो से अधिक, मतलब एक से ज़्यादा उद्देश्य होना चाहिए, तो फिर उसको बहुउद्देशीय परियोजना में अपन मानते हैं, वर्गीकृत करते हैं। और नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा हैं इन परियोजनाओं को, तो ये भी मतलब थोड़ा ध्यान रखना आपको। यहाँ दो बातें आएगी, एक अपना भाखड़ा नांगल वाली बात करेंगे तो वहाँ पर विराट चमत्कारी वस्तु ऐसा कुछ नाम आएगा, और यहाँ आधुनिक भारत के मंदिर हैं तो ये मंदिर तो सभी जो बहुउद्देशीय परियोजना उनको कहा है, और चमत्कारी विराट वस्तु है केवल वो भाखड़ा नांगल जो बांध है, भाखड़ा बांध है, उसको कहा था। और राजस्थान में बात करें तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना देश में दामोदर 1949 में बनी थी, और राजस्थान में गंग नहर। अब इसके साथ सन नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे, जो शुरुआत हुई थी इसकी 1927 में हो गई थी, लेकिन उस समय ये केवल पेयजल के हिसाब से बनाई गई थी, तो थोड़ा ध्यान रख लेंगे आप। पश्चिमी राजस्थान में है, ये भी महत्वपूर्ण है। और दुनिया की बात करें तो यहाँ छोटा सा ये नोट लिखा था, लेकिन दुनिया का आपको याद रखना नहीं है। टेनेसी नदी बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है उससे दामोदर नदी घाटी है वो प्रभावित थी। ओके, आगे बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, इसको मैप से बहुत मतलब बेहतर तरीके से अपन समझने का प्रयास करेंगे। एक हो गया नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, और एक हो गया नहर बहुउद्देशीय परियोजना। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन, तो नहरें निकाली गई हैं या नदी घाटी परियोजनाएं हैं अपनी, तो वो कहाँ हैं और क्या उनकी लोकेशन है। अब मैप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो बात कर रहे हैं अपन, ये इधर दे रखा है, ये जो एरो मतलब घूमता हुआ एरो बना रखा है, ये व्यास नदी है, और ये नदी है अपनी सतलज नदी। और व्यास और सतलज नदी है, ये मतलब सतलज नदी थोड़ी आगे है, उससे पहले यहाँ पर एक बांध बना रखा है। इसमें देखिए नांगल बांध है और भाखड़ा बांध। तो भाखड़ा बांध में आपको HP नज़र आ रहा है यहाँ, इसका मतलब आपको समझना हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो भाखड़ा बांध है वो सतलज नदी पर है, और अगर राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। और भाखड़ा नांगल जो बांध है इससे थोड़ा सा ऊपर की साइड में एक झील बनी हुई है जिसको गोविंद सागर झील कहते हैं। इस इसमें मतलब कोई बाढ़ की या ऐसी कोई समस्या नहीं आ जाए तो इसका जो पानी है उसको स्टोर करने के हिसाब से एक पीछे की साइड में कृत्रिम झील बना रखी है जिसको अपन गोविंद सागर झील के नाम से जानते हैं। और ये गुरुत्वीय बांधों में सबसे बड़ा बांध है, अभी आप ध्यान रखेंगे भाखड़ा नांगल में, यहाँ कोई ऐसी और ये भाखड़ा बांध, और आगे एक वापस से बांध बनाया गया है जिसको नाम दिया है नांगल बांध, इसीलिए इस पूरी परियोजना को हम भाखड़ा नांगल कहते हैं। इसके बाद नहर निकाली गई यहाँ से, भाखड़ा नहर जिसको कहते हैं अपन। और एक यहाँ पर ये एक और नदी घाटी परियोजना है, उसका मतलब दो हैं, दो नदी घाटी परियोजना है, उसका भी यहाँ पर मतलब आरेख बना रखा है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ कर्क रेखा को पार करते हुए एक नदी बहती है, माही बहुउद्देशीय परियोजना जिसको कहते हैं, जिसमें यहाँ से तो मान लीजिए विंध्य का जो मेहन झील या ऐसा कुछ नाम है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसमें माई बजाज सागर है, फिर एक कागदी पिकअप है, कागदी पिकअप वियर इस नाम से एक छोटा बांध बना हुआ है, फिर ये गुजरात में ही एक कड़ाना बांध हो रहा है। फिर इधर है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, तो चंबल मऊ नामक स्थान है, वहाँ से निकलती हैं। फिर यहाँ मंदसौर में एक बांध बना रखा है सबसे नंबर 1 पे। आगे और एक मतलब मैप में समझेंगे इसको अपन, अभी केवल ऐसी चर्चा कर लेते हैं। ये सबसे पहले हैं गांधी सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, और यहाँ पर है कोटा बैराज। तो कोटा बैराज से सिंचाई के लिए दो नहरें हैं, दाईं और बाहीं, तो इनका ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा राजस्थान में यहाँ से जो ये बना रखा मैप, ये आगे फिर जो चंबल है राजस्थान से बाहर निकलते हुए यमुना नदी में मिलती हैं, तो वो उसका मैप है। आगे पढ़ते हैं परियोजना के बारे में। वैसे जो नोट्स हैं उसमें वो सफिशिएंट हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना की। तो इसमें जो सहयोगी राज्य हैं उनमें एक पंजाब है, हरियाणा है और अपना राजस्थान है। और राजस्थान का जो इसमें परसेंटेज में हिस्सा है वो है 15.2%। 15.2% का मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे 100 रुपये अगर खर्च हुए हैं तो 15 रुपये और 20 पैसे हमने खर्च किए हैं इसमें, तो 15.2% अपना हिस्सा है। और कौन सी नदी पर है, तो सतलज नदी है, क्योंकि व्यास नदी मिल रही है उससे पहले ही दोनों ही बांध बना दिए गए हैं, तो सतलज नदी पर। अब सबसे पहले भाखड़ा बांध की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में है, एक ये ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर इसकी हाइट है, ये ध्यान रखेंगे।
और नेहरू जी हैं, उन्होंने जब वो आए थे यहाँ तो उन्होंने इसको चमत्कारी विराट वस्तु कहा है, इसको भी याद रखना है। अब भाखड़ा नांगल कुछ विद्यार्थी ऐसे भी सोच सकते हैं कि यह राजस्थान से बाहर का, हिमाचल प्रदेश का है, तो हम क्यों पढ़े भाई, राजस्थान से इसका संबंध है कहीं ना कहीं, तो पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। फिर गोविंद सागर झील है, हिमाचल में भाखड़ा से पहले बनी हुई एक झील है, कृत्रिम झील बनाई हुई है। फिर आगे है नागल बांध, पंजाब में एक कस्बा पड़ता है रोपड़, जहाँ पूरा सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। और वहाँ से दो नहरें निकाली गई हैं, दाई और बाई। बाई नहर को अपन कहते हैं भाखड़ा नहर, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो सिंचाई है उसके लिए काम आती हैं। और दाई नहर है जो कि वहीं पंजाब वगैरह में, वहीं पर इससे पानी की सप्लाई होती है। और अगर किसी विद्यार्थी के मन में ये आए कि ये जो हमने 15.2% इसमें हिस्सा रखा अपना, तो हमें बेनिफिट कितना मिलता है, तो जितना पैसा दिया उतना ही, यानी कि 15.2% वापस उससे अपना फ़ायदा भी है। भाखड़ा नांगल भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो मतलब अच्छी बात ही है ये। अब भाखड़ा नांगल बांध के बाद बात करते हैं, एक बार तो थोड़ा सा इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एक तो आपको ध्यान रखना है, बांध और कुल मिलाकर बात हो गई है, एक गोविंद सागर झील है, उसके बाद फिर भाखड़ा बांध है, फिर नांगल बांध है। और भाखड़ा से कोई नहर नहीं निकाली गई है, लेकिन वहाँ से जो विद्युत वगैरह उत्पादन होती है उसमें भी राजस्थान का हिस्सा है। और जो नहर निकाली गई है वो अपने हनुमानगढ़ में आ रही है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। अब बात करते हैं रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, या व्यास बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जिसको अपन जानते हैं। तो सेम ही राज्य, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, तीनों ही राज्य इसमें सहयोगी या पार्टनर स्टेट हैं। राजस्थान राजस्थान को लाभ, अब ये क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा उस हिसाब से, तो इसको ऐसे समझेंगे अपन। व्यास परियोजना में देखिए दो बांध हैं, एक है पोंग बांध, यहाँ थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और एक बांध है पंडो है, तो पंडो बांध भी हिमाचल प्रदेश में है। तो पोंग जो बांध है उससे राजस्थान को कुल जो भी मतलब जो पानी है उसमें से, या जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का सिस्टम है उसमें से 59% हिस्सा है जो राजस्थान को मिलता है। और पंडोह बांध से 20%। इसमें वैसे इतना मुश्किल है कि ये कोई प्रश्न अपने इस लेवल में आ जाए, फिर भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे जिसमें मतलब नाम बड़ा है उसमें परसेंटेज है वो कम है, 20% ही है। आगे बात करते हैं, शीत ऋतु में जब इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति है वो पोंग बांध से की जाती है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे आप। शीत ऋतु में जब समस्या आती है उस समय पोंग बांध है जो काम आता है अपने यहाँ। और उस समय क्योंकि गेहूँ वगैरह ये फसलें होती हैं तो उनकी सिंचाई में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी होती है, तो इससे मामला कवर कर लिया जाता है। एक समझौता है जो प्रश्न आने की संभावना मुझे लगता है कि व्यास परियोजना से अगर बनेगा तो इराडी आयोग, और ये तो ये पहले आया हुआ भी है एग्जाम में, थोड़ा आप ध्यान रखना। यहाँ लिखा हुआ है राजीव गांधी लोगेवाला समझौता 1985, तो 1985 की बात है ये, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। अपने मतलब कि जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन वो राजीव गांधी, और जो पंजाब के किसान नेता या वहाँ के जो कोई नेता थे लोगोवाला, दोनों का संबंध रावी व्यास परियोजना से है। दोनों का मतलब एक आयोग भी बैठा था इसमें, इराडी आयोग, इसको पक्का याद रखेंगे। इराडी आयोग का संबंध किससे है, तो व्यास बहुउद्देशीय परियोजना से। फिर आगे तीसरी परियोजना की बात करते हैं, माही बहुउद्देशीय परियोजना। सहयोग इसमें राजस्थान और गुजरात का है। राजस्थान का जो हिस्सा है वो 45% है और गुजरात का हिस्सा है 55%। और इस परियोजना में माही नदी पर 3 बांध परियोजना बनाई गई हैं। तीनों बांधों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से बांध हैं जो देख लेते हैं अपन। पहला बांध है माही बजाज सागर, कहाँ पर है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा, यही वो बोरखेड़ा है जो नगर है कर्क रेखा प्रतीत वाला। राजस्थान की सबसे लंबी परियोजना है, इसको ऐसे समझना है कि सबसे बड़ी जब पूछा जाए तो फिर वो भाखड़ा नंगल वाला है मामला अपना, क्योंकि उससे अपना जुड़ाव है। और लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो ये परियोजना है। आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, क्योंकि अपना जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें सबसे बड़ी मेन नदी जो है वो माही नदी है। इसके बाद यानी कि जो बोरखेड़ा में बाई बजाज सागर बना हुआ, उसके थोड़ा आगे बना हुआ कागदी पिकअप, जो कि जो वाटर लेवल रहता है नदी में उसको थोड़ा ऊपर ले जाने के हिसाब से बनाया गया है। इसकी स्थिति बांसवाड़ा में है और माही का पिकअप बांध कहा जाता है इसको। और तीसरा बांध है इसमें कड़ाना बांध, जो कि गुजरात में स्थित है। नदी माही नदी है ये, तो खैर वो पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसमें भी जो जल विद्युत परियोजनाएं लगाई गई हैं, कुल 140 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यहाँ से। इसमें एक 25 मेगावाट और एक 45 मेगावाट, अलग अलग जगह दो दो यूनिट है, तो 90 और 50 की 2 यूनिट ध्यान रख लेंगे आप। इस प्रकार से माही
जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका ध्यान रखेंगे। तीनों जो बांध हैं उनकी स्थिति हम बात कर चुके हैं, 2 बांसवाड़ा में है और 1 गुजरात में है। इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से बात करें, और इलेक्ट्रिसिटी में एक खास बात है, गुजरात इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं करता। सारा का सारा जो दक्षिणी राजस्थान का जितना भी मतलब जो ट्राइब्स एरिया है, अनुसूचित जनजाति वाला एरिया है, उसको सप्लाई की जाती है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं अपन चंबल बहुउद्देशीय परियोजना की। तो यहाँ मामला 50-50 है। ध्यान रखना है, शुरू में हम जब देख रहे थे उस समय अपन ने देखा था 15.2% राजस्थान का हिस्सा है। फिर व्यास वाले में एक में 59% है, एक बांध में, पोंग बांध में, और पंडो बांध में अपना 20% हिस्सा है। उसके बाद हमने माही परियोजना देखी, तो उसमें हमने देखा कि राजस्थान का जो हिस्सा है वो 45% है। और अब हम चौथी जो परियोजना की बात कर रहे हैं वो मामला है 50-50 का अपना एमपी के साथ। तो इसमें भी 3 जो परियोजना थी उसमें राजस्थान और एमपी दोनों पार्टनर स्टेट हैं, और परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई। 4 बांधों का निर्माण इसमें किया गया। इसमें पहले चरण में फर्स्ट और लास्ट जो बांध हैं वो दोनों बनाए गए थे, गांधी सागर और कोटा बैराज। सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर, और थर्ड चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण करवाया गया। तो आगे बात करते हैं कोटा बैराज। हाँ, आगे यहाँ पर एक जो नोट लिखा हुआ है उसको वापस से मतलब देखते हैं अपन। ओपी टू चंबल रिवर, ओपी टू चंबल रिवर का मतलब कि बाकी जो चीज़ें हैं, जब हमने नदियाँ पढ़ी थी तो वहाँ पर भी बांधों के बारे में मेरी जानकारी पढ़ी थी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं अपन, नहीं तो मेरे इन नोट्स में जो भी मामला है चंबल से संबंधित उस पर भी बात कर लेंगे। चंबल का सिंचाई बांध किसको कहते हैं? कोटा बैराज को। जो सबसे लास्ट नंबर पे बना हुआ, जैसे 4 बांध है तो उसमें जो सबसे लास्ट बांध है वो कोटा बैराज है। और वही केवल सिंचाई के लिए मतलब तो कोटा बैराज है उसका पानी केवल सिंचाई में काम आता है, तो सिंचाई बांध भी इसीलिए उसको कहते हैं। इसमें से 2 नहरें निकाली गई हैं, जिसमें बाईं और दाईं, ये दोनों साइड से निकाली हैं तो दाईं बाईं हो गया। फिर बाईं नहर से कोटा बूंदी को बेनिफिट है, दाईं नहर से थोड़ा एमपी में भी जाता है, और कोटा और 12 को से बेनिफिट होता है। दाई नहर, इस पर चुगदा लिफ्ट नहरें स्थित हैं, जिनमें से 8 राजस्थान में हैं, बाकी जो लिफ्ट नहरें हैं वो एमपी में हैं। और आपको याद करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी कुछ विद्यार्थियों के ऐसे मन में रहती हैं, क्योंकि 8-10 प्रश्न ऐसे आते हैं ना जो कठिन रहते हैं पेपर में, तो उनको लगता है कि यार वो भी मुझे याद होना चाहिए। तो ये एक सूत्र है, अगर याद हो जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं नाम बता देता हूँ, यहाँ दिगोद है, पचेल है, कचारी, ये तीनों ही कोटा में है। इसके अलावा गणेशगंज लिफ्ट नहर है, अंता अंता आप जानते हैं 12 में है, इधर सोरखंड है, जालीपुरा है, और टोटल चुगदा हैं, उसमें से 8 हमने पढ़ी हैं जो कि अपने राजस्थान में। नहर बहुउद्देशीय परियोजना यानी नदी घाटी परियोजनाएं हमने पढ़ ली हैं, कंप्लीट हो गई हैं अपनी। नदी घाटी परियोजना में हमने कितनी परियोजनाएं पढ़ी? तो 4 परियोजनाएं। पहली हो गई भाखड़ा नांगल, दूसरी हो गई व्यास, फिर माही और चंबल। और चंबल परियोजना में जो थोड़ा सा मामला अपना रह गया, जैसे बांध वगैरह, वो कहाँ क्या है, तो एक बार देख लेते हैं उसको। हाँ, तो चंबल का उद्गम कहाँ से होता है आपको पता है, जाना पाव पहाड़ी, विंध्याचल पर्वतमाला, मध्य प्रदेश। संगम कौन सी नदी में होता है? तो यमुना नदी में। यूपी में इटावा एक कस्बा है उसके पास से। टोटल जो लंबाई है 1051 है। कुछ जगह जो किताबें हैं वो 966 बताती हैं। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 322 है। और जो पुरानी जो आरबीएससी किताबें वगैरह हैं वो 135 बताती हैं। आपको मतलब दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, इस तरह से ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से अपन सही करेंगे। अपुआ क्षेत्र इसका चित्तौड़गढ़ है, इसके बाद फिर ये बूंदी, और बूंदी के बाद कोटा, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। अया है के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र हाड़ौती वाला। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ आप जान ही रहे हैं, दुर्ग है जहाँ पर जल दुर्ग हैं। और सवाई माधोपुर को धौलपुर को डांग के नाम से अपन जानते हैं, तो ये भी आपको पता है, ये इससे रिलेवेंट ही हैं। इसकी सहायक नदियाँ हैं, उसको भी अगर याद करना चाहो आप तो बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। बढ़िया से सूत्र बना हुआ, गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा, ऐसा कुछ सूत्र हैं, जिससे कुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, निवाज, आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, परवन, बनास, ब्राह्मणी, चाकण, कुन्नू, कुराल, सीप, इतनी सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये भी आप याद कर सकते हैं बढ़िया से। और ये चित्र हमने पहले भी देखा था, वैसे वही सेम है। संगम वाला मामला आप ध्यान रख लेंगे, कस्बा कौन सा है और कहाँ है, तो यूपी में है, इटावा। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें सीप नदी हैं, वो ऐसे जैसे अपन दाएं बाएं की बात करते हैं तो बाईं तरफ से मिलती हैं। इसमें हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है कोटा पे, ये भी आपको ध्यान नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं। राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात इसी नदी पर है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। और प्रवेश कहाँ से करती हैं? तो 84गढ़ कस्बा है अपना चित्तौड़गढ़ में।
उद्गम कहाँ से होता है, तो जनापाव पहाड़ी अभी हमने बात कर ही ली है। और जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है बनास, राजसमंद से निकलकर इसमें मिलती हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे। और सहायक नदियां हैं उनको अगर मैप से भी आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। यहाँ पर एक रामेश्वरम घाट जो कि त्रिवेणी संगम है जिसमें बनास मिलती हैं, वो ध्यान रख लेंगे आप। एक सीप नदी और बनास नदी मिलती है, इसी कारण यहाँ पर ये त्रिवेणी धाम बना हुआ, मतलब त्रिवेणी संगम बना हुआ है। इसके अलावा सहायक नदियों की अगर बात करेंगे हम तो पुन्नू, पार्वती, परवन, नेवाज और काली सिंध, आहू, ये सारी की सारी नदियां हैं जो दाईं तरफ से मिलती हैं। इसमें गुंजाली हैं बाईं तरफ से मिलती हैं। इसके अलावा चित्तौड़ से आने वाली ब्राह्मणी हैं वो भी बाईं तरफ से मिलती हैं। चंबल की सहायक नदियों में बनास सबसे लंबी, ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे आप। और दाईं तरफ से मिलने वाली में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो काली सिंध है। यानी ऐसे जैसे चंबल है ये तो इस साइड से मिलने वाली में सबसे, या ओवरऑल सबसे लंबी तो बनास है, और इस साइड से मिलने वाली में सबसे लंबी काली सिंध। सामेला, सामेला एक शब्द है, राजस्थानी शब्द है, लोकल शब्द है, उसको ध्यान रख लेंगे आप। झालावाड़ में जो काली सिंध और आहू का संगम स्थल है उसको लोग बाग वहाँ लोकल भाषा में इसको सामेला कहते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। इसके किनारे गागरोन स्थित है सामेला के वहाँ पर। और उपनाम में चरवण्यवती, कामधेनु, बारहमासी नदी कहा जाता है इसको। फिर कामधेनु की हमने क्लास में भी चर्चा की थी। कामधेनु एक गाय को भी कहा जाता है, राठी नस्ल की गाय को। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम बना हुआ है रामेश्वरम घाट, पदरा गांव, सवाई माधोपुर, ऐसे समझ लेंगे आप, जिसमें चंबल, बनास और सीप नदियां तीनों मिलती हैं। चूलिया जलप्रपात, इसकी स्थिति भैंसरोडगढ़ में है, चंबल नदी पर है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 18 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है। हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है कोटा में, चंबल नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबा ये हैंगिंग ब्रिज है, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज। चंबल में संरक्षित जो जीव हैं उसमें घड़ियाल हैं, घड़ियाल के लिए अलग से जैसे वो अभ्यारण्य की तर्ज पर ही विकसित कर रखा है। कांगे सूस हैं और उदबिलाव हैं, इसको साइंटिफिक नाम लूथरा लूथरा कहते हैं। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन और उत्कात या बीहड़ भूमि के लिए जिम्मेदार हैं। ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। अवनालिका अपरदन का मतलब यही है, हम कहते हैं ना बीहड़, मतलब कि चंबल नदी का जो तट है वो बहुत कटा फटा है, और उसी को अवनालिका अपर्दन के रूप में अपन समझ सकते हैं। उत्कात भूमि और बीहड़ या डांग कुल मिलाकर बंजर टाइप, वहाँ आसपास का जो एरिया है उसमें कोई खेती बाड़ी नहीं होती है, ऊपर नीचे या मतलब पूरी की पूरी जो भूमि है वो कटी फटी है। चंबल की बांध परियोजनाओं की अगर बात करें अपन तो 3 चरण, अभी जब बात कर रहे थे उसमें मैप नहीं था इसीलिए हम यहाँ आ गए। फर्स्ट चरण में गांधी सागर कोटा बैराज को बनाया था, सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर, और थर्ड चरण में जवाहर सागर। और इनकी जो स्थिति है वो इस डायग्राम से समझ सकते हैं अपन। सबसे पहले गांधी सागर है, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। कोटा बैराज कोटा में है, जवाहर सागर या कोटा डैम कोटा बूंदी में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, और मंदसौर एमपी में है गांधी सागर। और रावत बाटा को जो जो परमाणु अपना बिजली घर है उसको सप्लाई पानी की कहाँ से होती है, तो राणा प्रताप सागर से, ऐसा भी थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर चंबल में अटल जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, ये आप ध्यान रख लेंगे। उस समय जब मतलब ये तत्कालीन के हिसाब से कभी कभी इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं तो ध्यान रख लेना, प्रश्न पूछा नहीं जाएगा आपको, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। फिर बात करते हैं फर्स्ट चरण में जो बांध बना था गांधी सागर, इसकी स्थिति मंदसौर एमपी में है। और प्रथम चरण में राजस्थान से बाहर बना हुआ एकमात्र बांध है। जल विद्युत उत्पादन यहाँ से होता है 115 मेगावाट, 23 इंटू यानी कि 23 मेगावाट की 5 यूनिट यहाँ लगी हुई हैं, टोटल 115 मेगावाट यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर कोटा बैराज की बात करें तो ये केवल सिंचाई के लिए है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोई संयंत्र नहीं लगाया गया है, स्थिति कोटा में है। और 2 नहरें हैं दाई बाई, अभी हम बात कर चुके हैं, कहाँ किसको कितना फ़ायदा है ये भी बात हो गई है अपनी। सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बनाया गया, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है, तो राणा प्रताप सागर, ध्यान रखेंगे। और यहीं से जो राउत बाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है उसको जलापूर्ति होती है। जल विद्युत उत्पादन यहाँ होता है 43 मेगा वाट की 4 यूनिट है, 172 टोटल मेगावाट यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थर्ड चरण में राणा प्रताप सागर के बाद थर्ड चरण में जवाहर सागर बना था, और इसी जवाहर सागर को हम कोटा डैम के नाम से भी जानते हैं। तो कोटा बैराज और डैम अलग अलग हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थिति, क्योंकि ये कोटा और बूंदी की जो सीमा है उस पर है, तो दोनों ही जिलों के नाम आएंगे, ध्यान रख लेंगे आप। यहाँ से भी विद्युत उत्पादन होता है, जल विद्युत उत्पादन 33 मेगावाट की 3 यूनिट है, यानी कि 99 मेगावाट टोटल यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। चंबल का पिकअप बांध भी कहते हैं इसको, पिकअप बांध का मतलब पानी को रोक कर रखने वाला।
और राजस्थान में साउथ से नॉर्थ की ओर एवं बाद में ईस्ट की ओर बहने वाली नदी भी चंबल है। ऐसे देख लेंगे आप, पहले इस तरह है उसका, उसके बाद इसका जो बहाव है वो थोड़ा सा इस तरह हो जाता है। बस इतनी ही बातें हैं, आगे तो फिर वही। अब चंबल नदी घाटी परियोजना के बाद अपन बात करते हैं राजस्थान की जो प्रमुख नहरें हैं, नहर बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उनके बारे में। तो शुरुआत में सबसे पहले तो एक बार ये डायग्राम अपन देख लेते हैं जो मैप में बना हुआ है, इसको क्या स्थिति है। अभी हम बात कर चुके हैं इसकी। एक अपनी जो यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो अपन। इसकी स्थिति मैप में क्या रहती है, तो ये रही अपनी सतलज जो नदी है वो, और ये रही व्यास नदी, और इन दोनों के संगम पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज। और ऐसे ही जब हम बात कर रहे होते हैं उस समय थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे ये यहाँ हरिके बैराज है तो हरिके बैराज से पहले नांगल बांध है, नांगल से पहले भाखड़ा है, भाखड़ा से पहले गोविंद सागर झील है। तो इस प्रकार से क्रमशः आप ध्यान रख लेंगे तो चौथे नंबर पे ये अपना हरिके बैराज आ रहा है। ये भी पंजाब में है, और कौन सी नदी पर है, कहाँ है, तो सतलज और व्यास नदी के संगम पर है। और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो कि अपने राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान है, उसको सरसब्ज करती हैं। वैसे इसका जो अंतिम बिंदु है, पहले जैसलमेर का बाग था, अभी गडरा रोड बाड़मेर हो गया है, तो आप ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा भी और तीन नहरें यहाँ ये में बना हुआ देखिए। ये जिसको सिद्धमुख नहर, राजीव गांधी सिद्धमुख के नाम से भी जानते हैं, नौहर परियोजना हनुमानगढ़ को फायदा पहुंचाती हैं, ये है इससे पहले वाले में। और इससे आगे भी एक ये बना हुआ है आकृति, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये गंग नहर है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा इधर यमुना नदी से जो निकली हुई है उसमें एक भरतपुर नहर और यमुना नहर, यहाँ भरतपुर नहर है, ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे आप, नीचे वाली, और ऊपर की तरफ है इसको गुड़गांव नहर भी कहते हैं, और यमुना लिंक नहर ऐसा नाम भी उसका कुछ जगह किताबों में हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख लेना आप। यहाँ ये सारी बातें लिखी हुई हैं तो एरो से बता रखा है। ये गंग नहर हो गया, इधर राजीव गांधी सिद्धमुख, और उसको नौहर नहर भी कहते हैं, हनुमानगढ़ और चूरू इससे लाभ उठाते हैं। और यहाँ पर एक नहर परियोजना और बता रखी हैं जिसमें कि नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के ऊपर जो सरदार सरोवर बांध है वहाँ से नर्मदा नहर निकाली गई है। और अपना जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें जालोर और बाड़मेर दो जिलों को इससे लाभ होता है, जालोर को सर्वाधिक लाभ होता है इससे। और इसमें मैंने पहले भी कहा था, जब ये परियोजना बनी थी उसके बाद से दो तीन एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछा भी गया है। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को, जो भी किसान वगैरह हैं, उनको अगर नहर के पानी का उपयोग करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्प्रिंकलर या जो ड्रिप इरिगेशन जो सिस्टम होता है उसका उपयोग अनिवार्यता करेगा, तभी इसका लाभ वो उठा सकता है। नर्मदा नहर कहाँ से निकलती है वो बता रखा है, ये मैकाल पर्वत से, विंध्याचल जो श्रेणी है उससे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में ज़्यादा विस्तार से। 31 मार्च 1958 इसका उद्घाटन हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत जो उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने किया था उद्घाटन। सतलज नदी और व्यास नदी हैं, उन दोनों के संगम पर हरि के बैराज से ये निकाली गई हैं। उद्देश्य क्या है, तो मूल उद्देश्य सिंचाई, इसके अलावा पेयजल के लिए भी इससे जलापूर्ति होती है। और इसके निर्माता कौन है, तो कंवर सेन है, पंजाब के एक इंजीनियर थे जो इसके मुख्य, मतलब जो चीफ इंजीनियर हैं वो रहे। सिंचित क्षेत्र 16.17 लाख हेक्टेयर, यहाँ से जो ज़मीन है आसपास की वो सिंचित होती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। और इसका जो निर्माण है वो भी दो चरणों में पूरा किया गया। जैसे हमने चंबल पढ़ा था, अभी 3 चरणों में पूरा हुआ। उसमें पहले चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज बना था, फिर दूसरे में राणा प्रताप, तीसरे में जवाहर सागर। ऐसे ही इसका निर्माण 2 चरण में। प्रथम चरण में एक फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के रूप में जैसे फीडर नहर निकाली गई और मुख्य नहर निकाली गई। फिर द्वितीय चरण में दातोर, मोहनगढ़ और गडरा रोड वाली जो आगे की नहर है उसका निर्माण किया गया। और प्रथम चरण में आप देख सकते हैं फेज या फीडर नहर, जिसकी लंबाई यहाँ दे रखी है, इसको याद भी रखना, पूछा जा सकता है, 204। इसमें से 35 किलोमीटर अपने राजस्थान में आगे पढ़ेंगे अपन। और जो मुख्य नहर है वो 189 है। इसमें हरिके बैराज, मछीतावली, हनुमानगढ़ फर्स्ट पेज में जो फीडर नहर बनी वो। इसके अलावा मुख्य नहर में मछीतावली से लेकर दांतोर जो कि बीकानेर में है वहाँ तक। इस तरह से इस डायग्राम से या जो आरेख बना हुआ है इससे थोड़ा और समझ लेंगे अपन। तो फर्स्ट चरण है उसमें यहाँ तक का निर्माण कंप्लीट हुआ था, जिसमें जो मुख्य नहर है वो मछीतावली वाली और वहाँ से दातोर तक का ये काम कंप्लीट हुआ। सेकंड चरण में फिर ये गडरा रोड बाड़मेर तक वाला जो काम है नहर का वो पूरा किया गया। और इसकी लंबाई वगैरह जहाँ दे रखी हैं आप ध्यान रख लेंगे। फीडर राजस्थान में 35 हैं, तो ये ध्यान रख लेंगे आप।
कुल लंबाई इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसकी 649 है, 649 किलोमीटर। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 7 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाएं बनाई गई हैं। तो 7 लिफ्ट नहरों की भी बात कर लेते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। और सारी की सारी जो लिफ्ट नहरें हैं वो बाईं तरफ हैं, क्योंकि बाईं ओर का जो धरातल है वो ऊंचा है सामान्य से। तो इसमें अगर नहरों की बात करें हम, तो ये सातों नहरें हैं। पहले नंबर पे चौधरी कुंभाराम, फिर कंवर सेन, पन्नालाल वारूपल, तेजाजी लिफ्ट, करणी सिंह, गुरु जाम्बेश्वर और जयनारायण व्यास। तो ये तो नाम हो गए। क्रम को आप कैसे भी याद कर लेना, बहुत सारे अलग अलग सूत्र से याद रखते हैं। कुछ टीचर उसको कैचेटस से भी बताते हैं, और फिर ऐसे बोल देते हैं लास्ट में गुरु की जय। तो वो भी ठीक बात ही है। अगर वो समझ में आ जाता तो ऐसे इन दोनों को मतलब क्रॉस करना रहता है। च पहले आ जाएगा, क बाद में आ जाएगा, फिर यहाँ भी प पहले आ जाएगा और तय बाद में आ जाएगा। ऐसा कुछ बनाते हैं सूत्र, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। और इसमें एक खास बात ये देख रहे हैं आप, जहाँ सब जगह बी लिखा हुआ है, तो बी का मतलब हो गया बीकानेर। यानी कि जो सारा का सारा शुरू की जो सात सात में से 6 लिफ्ट नहरें हैं, उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा बीकानेर को जरूर है। और प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है उसका बीकानेर के अलावा झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ को लाभ होता है। कंवर सेन का बीकानेर के अलावा श्रीगंगानगर को, पन्ना लाल बारूपल का नागौर को। और यहाँ एक प्रश्न बने थोड़ा सा तो गड़बड़ कर सकता है। कैसे? हमारी साइकोलॉजी में तेजाजी जैसे ही नाम आता है तो नागौर का नाम आता है। तो बाई चांस में प्रश्न पूछ लिया कि तेजाजी लिफ्ट नहर से किस जिले को किस जिला कौन सा जिला लाभान्वित होता है, तो हमारे ध्यान में ये है, तो उस हिसाब से ध्यान जा सकता है। और ऑप्शन में पहला ऑप्शन नागौर मिल गया तो गड़बड़ भी हो सकती है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को सही करके आ जाते हैं, बाहर कहते हैं मेरे बिल्कुल बढ़िया हुआ, बाद में पता चलता है कि मामला गड़बड़ है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तेजाजी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सातों लिफ्ट नहरों में सबसे छोटी है, और इसका फायदा केवल बीकानेर को होता है। तो फिर नागौर को कौन सी नहर से फायदा होता है, तो पन्नालाल बारूपल, इसको याद रखना। इसके अलावा जो करणी सिंह हैं वो बीकानेर के अलावा जोधपुर जिले को भी उससे लाभ मिलता है। गुरु जाम्बेश्वर हैं तो उसको उस नहर का बीकानेर के अलावा जोधपुर और जैसलमेर को लाभ पहुंचता है। और जय नारायण व्यास का केवल जोधपुर और जैसलमेर को। जय नारायण व्यास एकमात्र ऐसी लिफ्ट नहर है जिसका पानी है वो बीकानेर को नहीं मिलता है, लाभ नहीं मिलता बीकानेर। ये आपका यहाँ दे रखा सूत्र भी, इसकी सहायता से आप इसको याद कर लेंगे। और ये मैंने बता दिया, इनको चेंज करना है, यानी च पहले आ जाएगा चौधरी कुंभाराम, उसके बाद फिर क्या आएगा, कंवर सेन। कंवर सेन के बारे जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है उसके बारे में बात करते हैं। प्रथम लिफ्ट नहर है और सबसे लंबी नहर है। ये जो डायग्राम बना रखा है उसमें भी ऐसा प्रयास किया गया है यहाँ पर कि आप चित्र को देख कर ही समझ जाएंगे कि ये सबसे लंबी नहर है और ये सबसे छोटी नहर है, लिफ्ट नहर। सर्वाधिक जिलों में विस्तृत हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर, यानी 4 जिलों में है। ये कौन सी हैं, तो चौधरी कुंभाराम, ये 4 जिलों में है, ध्यान रख लेना। कुंभाराम, हनुमानगढ़, इसके अलावा चूरू है, झुंझुनू है, और बीकानेर तो है ही है। बीकानेर तो सब में याद रखना है, जय नारायण व्यास के अलावा। फिर तीसरे नंबर की पन्नालाल बारूपल, जो कि नागौर के यहाँ इसकी खास बात हो गई, एक संयंत्र लगाया गया है, जायल गांव है नागौर में, वहाँ पर डीफ्लोराइडीकरण के लिए पेयजल हेतु जो मतलब एक संयंत्र लगा रखा है, वो पन्नालाल बारूपल जो लिफ्ट नहर है उस पर है। तेजाजी इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, और इसका नागौर को फायदा नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसकी शाखाएं कितनी हैं, तो 9 शाखाएं हैं कुल। और शाखाएं कौन सी तरफ हैं, तो वो राइट हैंड साइड में है, इसको याद रखना है। एक मात्र शाखा है रावतसर शाखा, जो कि हनुमानगढ़ में, वो बाईं तरफ निकाली गई हैं। बाकी सारी की सारी शाखाएं हैं वो दाईं तरफ हैं। सूरतगढ़, अनूपगढ़ जो कि गंगानगर में, दांतोर, पुंगल, बिसलपुर ये अपनी बीकानेर में है। और एक है चारण वाला जो जैसलमेर और बीकानेर में है। इसके अलावा शहीद बीरबल और शहीद सागरमल गोपा, ये दोनों ही शहीद कहाँ के हैं, जैसलमेर के। तो ये दोनों ही शाखाएं जैसलमेर को लाभ पहुंचाती हैं, याद रख लेंगे। एकमात्र बाईं तरफ, तो ये भी प्रश्न बनने की संभावना रहेगी यहाँ पर। रावतसर शाखा आप याद रखेंगे, हनुमानगढ़। स्काडा सिस्टम, तो ये आप ध्यान रख लेंगे। स्काडा सिस्टम इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट में पानी के वितरण और नियंत्रण के लिए जो इलेक्ट्रिक तकनीक यूज की गई थी वो सबसे पहली बार यहीं पर यूज की गई थी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। इसमें होता यही है स्काडा सिस्टम में कि जो पानी कितनी मात्रा में भेजा गया है, क्या है, उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट एक तरीके से इलेक्ट्रिक तरीके से देखा जाता है, ध्यान रखा जाता है उसका, तो वो स्काडा सिस्टम है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पेयजल लिफ्ट नहरें हैं, उनमें कंवर सेन है पेयजल के लिए, हैं गंदेली साहबा, जिसमें अपनी परियोजना जर्मनी जो देश है उसकी सहायता से चल रहा है, तो वो प्रोजेक्ट आप ध्यान रख लेंगे। राजीव गांधी लिफ्ट है वो जोधपुर के लिए है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ तो ऐसा पूछेंगे नहीं वैसे, और कभी कभी ध्यान इन चीज़ों पर जाता होगा कि ये क्या मामला है, तो कभी मतलब जब नोट्स बना रहे होते हैं तो कोई ऐसी खास बात आ जाती है तो नोट की हुई है। जैसे यहाँ लिखा हुआ पर्यावरण का शत्रु सफेदा, यूकेलिप्टिस कभी अपने खेतों पे या आसपास की भूमि पर नहीं होना चाहिए, वो नुकसान पहुंचाता, बंजर करता है ज़मीन को। और खेती का शत्रु जूमिंग खेती। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसके लाभ क्या क्या हैं उन पर बात करनी है। तो कोई भी नहर परियोजना है या कोई इस तरह की परियोजना आएगी तो उसके लाभ हम खुद सोच भी सकते हैं, इन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कृषि उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि सिंचाई की सुविधा मिलेगी, तो स्वाभाविक सी बात है। और जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो पैसा ज़्यादा आएगा लोगों के पास, तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और चारागाह भूमि भी, क्योंकि पानी की सप्लाई होगी तो सारी चीज़ें, जैव विविधता भी बढ़ेगी, पेड़ पौधे वगैरह, जब नमी होगी ज़मीन में तो मरुस्थल रुक जाएगा, मरुस्थल का फैलाव। इसके अलावा जो पेयजल है उसकी सुविधा, तो वास्तव में अगर पश्चिमी राजस्थान के बारे में सोचें तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। जल विद्युत उत्पादन के भी कुछ संयंत्र लगाए गए हैं तो वो भी बेनिफिट हैं। वहाँ आसपास में जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं तो उनको भी पानी की सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए, तो वो यहाँ से हो जाती हैं। मत्स्य पालन, इको टूरिज्म, वह सारी चीज़ें हैं जो हम लाभ में समझ सकते हैं। और यहाँ से अगर कोई प्रश्न आएगा तो बस ये थोड़ा सा मतलब आपकी थिंकिंग एकदम सेट होनी चाहिए कंप्लीट, तो आप सही कर लेंगे परीक्षा में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नुकसान भी हैं, तो नुकसान वाले टॉपिक में से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे क्या क्या नुकसान है, एक तो बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है तो उससे जो भूमि है उसमें लवणीयता की समस्या बढ़ रही है। फिर या वाटर लॉगिंग कहते हैं जिसको, सेम या जलाक्रांता की समस्या है, ये पश्चिमी राजस्थान में जो श्रीगंगानगर वाला भाग है उसमें आजकल बहुत मतलब संकट है इसका भी। और मरुस्थल खत्म हो गया, मतलब जहाँ मरुस्थल होना चाहिए था वहाँ की जो जैव विविधता है वो खत्म हो गई एक तरह से, वो तो बाग बगीचे में बदल गया, तो ये भी इसका नुकसान भी है। हरित क्रांति के कारण रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा है, क्योंकि जैसे पानी तो सिंचाई के लिए पानी तो है ही है, तो फिर लोग क्या कर, पानी पूरे साल भर उपलब्ध है तो तीन तीन फसलें लेते हैं और खूब सारा जो रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं, तो वो भूमि धीरे 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 खराब होती जा रही है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के लिए एक वरदान या अभिशाप, ये तो छोड़ो, ये आपके काम का ही नहीं है। ओके, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद अपन दूसरे नंबर की नहर परियोजना की बात करते हैं, गंग नहर। तो निर्माता गंगा सिंह हैं, 1927, याद है आपको। नदी कौन सी, तो सतलज नदी। और सबसे ज़्यादा लाभ इसका अगर किसी जिले को मिलता है तो वो कौन सा जिला है, अपना गंगानगर। विशेषताएं क्या क्या हैं इसकी, खास बातें तो देख लेते हैं इनको भी। गंग नहर पर सिंचाई के लिए लिफ्ट नहरें निकाल रखी हैं, करणी लिफ्ट, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट, समीजा और लालगढ़, 4 हैं, और सारी की सारी श्री गंगानगर में है। और गंगानगर जो गंग नहर है वो विश्व की पहली पक्की नहर है, गजब बात है। सिद्धमुख, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर या नोहर नहर जिसको और कहते हैं अपन, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, अभी हमने गंग नहर देखी थी, महाराजा गंगा सिंह, याद रखना, बीकानेर के। और उस समय जो गंगानगर वाला भाग है या बीकानेर वाला, यहाँ तक कि तो हरियाणा का हिसार और ये वाला भाग है, ये भी सारा का सारा बीकानेर रियासत के अंतर्गत ही आता था, तो इसीलिए वहाँ राजा बीकानेर के कहे जाएंगे, लेकिन लाभ है वो श्री गंगानगर को ज़्यादा है इसका। अब राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना, इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो निर्माण शुरू हुआ था 2002 में, कहाँ से निकाली गई, तो रावी और ब्यास नदियों से। लाभान्वित जिले या जिन जिलों को लाभ मिल रहा है तो उसमें हनुमानगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़ का नौहर बादरा वाला क्षेत्र है, चूरू का राजगढ़ सादुलपुर वाला क्षेत्र है। और क्या बात है, इस नहर के निर्माण में विदेशी सहयोग यूरोपियन संघ द्वारा पहले दिया गया था, लेकिन बाद में ये लफड़ा हो गया था अपना 1998 वाला, तो उसके बाद से जो सहयोग है वो हमें मिलना बंद हो गया, और एक अपने यहाँ की संस्था है नाबार्ड, तो उसकी सहायता से ही फिर ये आगे का काम चला। नर्मदा नहर की अगर बात करें हम तो 2008 में इसका जो काम है वो शुरू हुआ था। जालोर और बाड़मेर दो लाभान्वित होने वाले जिले हैं, जालोर सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। और इसमें भी 3 जगह लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं, सांचौर, भादरिया और पनोरिया। तो सांचौर तो जालोर में है, इसके अलावा भादरिया और पनोरिया हैं बाड़मेर में। और क्या खास बातें हैं, नोट रखना है आपको। एक तो कहाँ से निकाली गई, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। इसके अलावा ऐसी पहली नहर है राजस्थान की जहाँ पर बूंद बूंद तथा फुहारा तकनीक यानी कि ड्रिप और स्प्रिंकलर को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। यानी कोई अगर
ये तकनीक यूज़ नहीं करता तो वो इस नहर का पानी भी उपयोग नहीं कर सकता है। और अभी एक प्लानिंग चल रही है अपने इधर धौलपुर में, तो वहाँ अगर होता है तो बढ़िया बात है, यही सेम नियम लागू हो जाएगा वहाँ। आगे 5वें नंबर की नहर की बात कर रहे हैं अपन, गुड़गांव नहर, या उसी को हम यमुना नहर भी कहते हैं। तो राजस्थान हरियाणा दोनों की मतलब कि पार्टनरशिप में है योजना, यमुना नदी से निकाली गई हैं और लाभान्वित जिलों में अपना भरतपुर है। इसके अलावा शेखावटी, शेखावटी सब जब आएगा तो आप समझ आएंगे, चूरू, सीकर, झुंझुनू। भरतपुर नहर की अगर बात करें तो यूपी और राजस्थान। अभी ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, जब गुड़गांव या यमुना नहर की बात आएगी तब पार्टनर हरियाणा है, और जब भरतपुर नहर केवल तो यूपी इसका पार्टनर है, और लाभ केवल भरतपुर को मिलता है, यमुना नदी से ये नहर भी निकाली गई है। अब बात कर रहे हैं अपन मध्यम और लघु सिंचाई परियोजना। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। एसटीसी मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जा सकता है। कैसे? सीधा नाम दे दिया जाएगा, जिला पूछ लिया जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक बार अपन देख लेते हैं क्या मामला है इसका। तो 7 तो परियोजनाएं सीधी झालावाड़ की नज़र आ रही हैं अपने सामने। काली सिंध है, चवली, या जिसको चोली कुछ जगह ऐसे नाम आता है इसका, छापी, गागरिन, पिपलाद, भीम सागर और रेवा। इतनी सारी योजनाएं हैं वो झालावाड़ में संचालित हैं। इसके अलावा एक और है, 8 हो गई टोटल, राजगढ़। इस राजगढ़ को भी याद रखना है। तो झालावाड़ जिले की अगर हम मध्यम लघु सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो 8 हैं, और सभी नाम महत्वपूर्ण हैं। एक दो बार जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा अपने को। 12 में है टोटल, तो वैसे मतलब 5-6 हो रही हैं, लेकिन एक परियोजना ऐसी है जिसमें 12 के साथ साथ झालावाड़ भी पार्टनर है। बेंथली, बिलास, परवन और परवन, लासी और हथियादे। इसमें ये थोड़ा मतलब सूत्र बना रखा है, तो वो भी देख लेना आप, अगर याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कोटा में है, टोटल जो 5 परियोजनाएं हैं उनके नाम देख लेते हैं। हरिश्चंद्र हैं, गोपालपुरा है, ताकली या तकली कुछ नाम आता है, सावन भादो है, और आलनिया। उसके बाद बूंदी की परियोजनाओं में अगर बात करें तो चाकण, गुढ़ा, फिर गरदड़ा। गरदड़ा परियोजना के बारे में ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त 2008 के दिन इसकी जो मुख्य दीवार है वो टूट गई थी और बाढ़ आ गई थी वहाँ। मेज, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मेज शब्द है ये, मेज बांध। ये मेज शब्द जब आएगा, मेज एक नदी है बूंदी की, और मेज शब्द जब आएगा तो आपको सही करना बूंदी, और मेजा शब्द जब आएगा उस समय बात करेंगे अपन भीलवाड़ा की। तो थोड़ा सा मतलब टेक्निकल इश्यू नहीं कहेंगे इसे, लेकिन कभी कभी विद्यार्थी के मतलब जो पेपर दे रहा है कोई अभ्यर्थी हैं, उसके मन में ये भी आ सकता है कि हो सकता है ये मात्रा लगाना भूल गए हो, है ना। कुछ विद्यार्थी ऐसे महान विद्यार्थी भी रहते हैं, बाई चांस अगर आप ऐसे डिस्कस नहीं करते तो कहते हैं कि मेज नहीं मेजा है और बूंदी नहीं भीलवाड़ा है वहाँ। तो थोड़ा ध्यान रखना, मेज बांध भी है, मेजा बांध भी है। मेज बांध बूंदी में है, मेजा बांध भीलवाड़ा में है। पीपलदा सवाई माधोपुर में है। इसरदा और इंदिरा गांधी लिफ्ट जो चंबल से निकाली गई हैं, ये ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना अलग है, इंदिरा गांधी लिफ्ट अलग है। तो इंदिरा गांधी लिफ्ट की अगर बात आएगी तो वो चंबल से निकाली गई हैं और सवाई माधोपुर के लिए निकाली गई हैं। फिर माधो सागर, रेडियो सागर, मोरेल, चिरमिरी और झिलमिल, ये सारे के सारी जो परियोजनाएं हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये अपने दौसा में है। सोम कागदर नाम सुना है, इसमें भी सोम दोनों जगह आ रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना। सोम कागदर उदयपुर में है, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में है, और डूंगरपुर में भीखाबाई सागवाड़ा और कडाना बेक वाटर हैं वो डूंगरपुर में है। सूकली सेलवाड़ा नाम अगर आता है तो सिरोही में है। पाकली जालोर में है, सुगड़ी नदी पर ही है। बांडी सेंदड़ा ये भी जालोर में है, और नारायण सागर अपने अजमेर में है। तो हमने 39 जो लघु और मध्यम जो महत्वपूर्ण है लघु मध्यम में वो परियोजनाएं देखी हैं। जिले का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इन परियोजना में एक चीज़ है, लगभग सभी जो परियोजनाएं हैं उनमें या तो छोटी मोटी कोई नदी वगैरह है तो उसी के नाम पे है, तो वो तो ज़्यादा आपको लोड लेना नहीं है। आगे बात करते हैं अपन राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आजकल बहुत ट्रेंड बन गया है, इसका एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। शॉर्ट में इसको कहते हैं RECP, राजस्थान ईस्टर्न कैनल प्रोजेक्ट, राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना। इसका बजट याद नहीं रखना, परीक्षा में आएगा नहीं, केवल आपके मतलब नॉलेज के लिए कि भाई 37,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं, कितनी बड़ी परियोजना है। 13 जिलों को इसका लाभ होगा, और लाभ किनको होगा, कहाँ से क्या मामला है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। बनास और चंबल की सहायक नदियाँ पार्वती, कुन्नू, गंभीरी के पानी को रोककर बनाई जाने वाली नहर परियोजना, यानी कि जो चंबल और बनास की सहायक नदियाँ हैं जिनमें पार्वती, कुन्नू और गंभीरी हैं, इनका जो पानी है वहाँ बांध बना दिए जाएंगे, और वहाँ से नहरें निकाल कर जो सूखी आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये प्रोजेक्ट का नोट्स है वो थोड़ा सा अधूरा रह गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो मामला क्या है।
जैसे अपना जो वैसे बनास यहाँ शब्द आया है, लेकिन बनास सदा नीरा नहीं है, लेकिन चंबल एक राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण है, और माही के अलावा सदा नीरा अगर बात करें तो चंबल ही है। और चंबल के आसपास की जो नदियाँ हैं जिनमें पार्वती, कुन्नू और गंभीरी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन नदियों के बारे में जो बात ध्यान रखने वाली यही है कि जब भी तेज़ बारिश होती हैं तो यहाँ समस्या आ जाती है बाढ़ की। तो सरकार ऐसा मतलब प्रोजेक्ट लेकर आई है 37,000 करोड़ रुपए का। तो इसमें ऐसा सिस्टम बना दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर कोई नदी है तो उसमें जो आवश्यक जो पानी की मात्रा होती है, तो बांध बनाने के बाद, बांध की दीवार बनाने के बाद उसमें एक नहर बना दी जाएगी, और उसमें ऐसा सिस्टम रहेगा कि जो एक निर्धारित मात्रा है उसके बाद अगर ज़्यादा पानी उसमें आएगा तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से उस नहर के माध्यम से किसी दूसरी नदी में पहुँचा दिया जाएगा। और यही पूरा का पूरा मामला है वो राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना है, बस इतना सा समझना आपको। और क्षेत्र कौन सा है ऐसे समझ आएंगे आप, नाम से पता चल रहा है राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है। और पूर्वी क्षेत्र में भी मुख्यतः जो नदियां हैं वो तो नाम आ ही गए हैं आपके, पार्वती, कुन्नू और गंभीरी। तो प्रोजेक्ट अब चल रहा है, मतलब इस पर काम चल रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। और क्या इससे फ़ायदे होंगे, क्या चीज़ें हैं, तो एक तो 13 ज़िले आप ध्यान रख लेना, कितने ज़िलों को बेनिफिट मिलने वाला है, तो टोटल 13 ज़िलों को बेनिफिट मिलेगा इसका। और जनता को या सामान्यतः क्या बेनिफिट है, तो वही है कि भाई नहर परियोजना है तो सिंचाई, पेयजल और भी बहुत सारे उद्योग वगैरह हैं उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और इस प्रकार से अपना ये लगभग 46 मिनट का तो चला गया है वीडियो, लेकिन चलो मतलब एक बढ़िया तरीके से जो भी ये नोट्स हैं, मुझे लगता है कि इससे और हाई स्टैंडर्ड नहीं हो सकता नोट्स का, वो सारी चीज़ें यहाँ मिल गई हैं। और एक तरीके से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, बस मैंने बाँच कर सुनाया है आपको। लेकिन इस तरह से जब हम चर्चा करते हैं या आप भी जब मतलब वीडियो देख चुके हैं यहाँ तक का, तो थोड़ा बहुत एक फ्रेम तो ज़रूर दिमाग में बनेगी। 2 4 5 बार जब ये नोट्स पढ़ेंगे तो ज़रूर ही कवर हो जाएगा मामला, एक बार अच्छे से लिख भी लेंगे अब तो ठीक बात है। ओके, धन्यवाद।